अगर मान लो कोई भी एटम हो और आपको उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप मुझे बताइए कि आपको एनर्जी मिलेगी या आपको देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्पीसीज कौन सी है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जब किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। कि जब ग्लूकोज का 180 ग्राम बर्न हुआ होगा तब हमारे पास माइनस के 2900 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई होगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे। तो जरा देखिए, बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली क्लास में मैंने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। तो आज अपन वही थर्मोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते चलेंगे और अपने लॉस पढ़ते जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमने पीवाईक्यू में आते हुए देखे थे। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले याद करिए, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था भाई? लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन करवाया था। अब आप बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। जरा देखिए बेटा, आप लोगों के पास अगर कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, जब उसके एक मोल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या होती है? खर्च होती है। तो जब उसके एक मोल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। दोबारा देखते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात पता होगी कि कोई भी एटम होता है उसके सेंटर पे क्या होता है भाई? न्यूक्लियस। और उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। क्या होते हैं जी? बहुत सारे सेल होते हैं एंड सो ऑन। मान लीजिएगा इस तरीके से बहुत सारे होंगे और ऐसे इनफाइनाइट सेल होंगे। और मैंने ये मान लिया कि भाई ये इसकी nth जो सेल है ये इसकी वैलेंस सेल होगी भाई। और इसके अंदर क्या हो सकता है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन। हम लोग ये बात जानते थे, प्लीज समझिएगा मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं, कि यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी होती थी, जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते थे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? आप कहोगे सर हमारे पास फॉर्मूला था ई एन बराबर माइनस के 13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये बात आप जानते होंगे भाई, है ना? और आप लोग ये भी जानते थे कि अगर मैं एन की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी हम ये भी कहेंगे कि जो आपके पास ई इनफाइनाइट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब जरा देखिए, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू भी हम जानते हैं और यहां से लेकर यहां तक की भी वैल्यू जानते हैं। अब आप डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद क्लियर करेंगे। पहला क्या होगा बेटा जी? द अमाउंट ऑफ हीट। डेफिनेशन देखो भाई क्या होगी, डेफिनेशन देखिए। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to remove an electron from an atom, एक एटम से निकालने के लिए, फ्रॉम एन एटम एट ग्राउंड स्टेट is known as ionization एंथैल्पी। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है? और बाकी मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल में सर ने आपको पढ़ाया ही था और ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको करवाया था। यहां पर इसकी यूज हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मान लो कोई भी एटम हो और आपको उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप मुझे बताइए कि आपको एनर्जी मिलेगी या आपको देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन को दूर करना चाहते हैं आप, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट देनी पड़ती है। तो एक नोट पॉइंट देखेंगे बेटा जी यहां पर, क्या जरा देखिए नोट पॉइंट क्या लिखेंगे भाई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या कह लीजिए दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और आप ये भी जानते होंगे
कि जब कभी भी हमारे पास एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन। और इसमें खर्च होने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन आपको सीखनी है, फिर मैं आपको बोर्न-हैबर साइकिल में यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास दूसरे टाइप की एंथैल्पी आ गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिएगा अगर कोई आपके पास एटम है और उसके बाहर बहुत सारे सेल हैं, मान लीजिएगा कि इसका nth सेल होगा वैलेंस सेल, और ऐसे ऐसे इसमें टोटल सेल होते हैं इनफाइनाइट, ऐसे मान लेंगे हम लोग। अब हमें क्या काम करना है कि हम ये बात जानते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस है, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच करे और वो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके इसकी वैलेंस सेल में आ पहुंचे, यहां पर मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आप मुझे बताएंगे एनर्जी रिलीज होगी या कंज्यूम? आप कहोगे सर एनर्जी तो रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी जी? रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो वह न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, और जितना ज्यादा उसके और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम होगी उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा बेटा जी क्या होगी? वो एनर्जी रिलीज होती जाएगी। ये बात हमें समझनी है। अब जरा देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर मैं बात करता हूं डेफिनेशन की, तो जरा देखिए बेटा जी क्या है डेफिनेशन प्लीज। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट released during या when an electron is added into isolated gaseous atom, at ground state, फिर लिखेंगे हम is known as एंथैल्पी ऑफ या कह लीजिएगा या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लीजिएगा, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्पीसीज कौन सी है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, हीलियम हमारे पास हाफ फील्ड है, चलो मैं करवा देता हूं इस चीज को, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, वहां पर आपको बात बताऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसे लिथियम और लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आएगा बेटा जी? बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर हमारे पास फ्लोरीन, और मान लीजिए एक तरफ मेरे पास नियॉन है, और एक एक्स्ट्रा और ले लिया मैंने, ये मान लिया कि मेरे पास जिंक है, अलग से जिंक ले लिया। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं वैलेंस सेल का, तो आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा, जो कोई भी वैलेंस सेल की बात करेंगे तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस सेल का वो होगा 2s1, इसका होगा 2s2, इसका होगा 2s2 2p1, इसका होगा बेटा जी 2s2 2p2, इसका होगा 2s2 और 2p3, इसका होगा 2s2 और 2p4, इसका होगा 2s2 और 2p5, इसका होगा 2s2 एंड 2p6, और इसका आप जानते ही होंगे 3d, ये होता है 4s2 एंड 3d10, यानी जिंक की बात कर रहा हूं अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो। अब जरा देखिए, आपको ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। तो हमने ये मान लिया कि भाई ये तो हमारे पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहा होगा हमें, और बी क्या हो जाएगा हमारे पास? इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी? स्टेबल। सेम हमारे पास ये भी क्या हो गया? अनस्टेबल, राइट। और ये क्या हो जाएगा बेटा जी? अनस्टेबल।
और यहां पर भी आप देखोगे ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और हम ये बात जानते हैं कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है भाई। तो यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, आप कहोगे सर यहां पर कह दो आप स्टेबल, और जैसे ही आप इस पर जाओगे फिर से अनस्टेबल कहोगे, राइट। फिर से आप क्या कहोगे भाई, फिर से आप अनस्टेबल कहोगे, और ये हो जाएगा फुली फिल्ड। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा आपको, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल, राइट। तो यहां पर आप क्या करोगे, स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी एटम में आप पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और उसकी वजह से जो हीट में चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यदि हम किसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते हैं तो तब उसको बोलते हैं हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यदि हम किसी में तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे होंगे तब भी उसको हम बोलेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का थोड़ा सा आपको शायद इंट्रोडक्शन होगा स्ट्रक्चर, उसमें पीरियोडिक टेबल में सर ने करवाया होगा आपको। ध्यान रखना है कि जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो लेना नहीं चाहता, जो ऑलरेडी स्टेबल है, उसका क्या लिखेंगे भाई, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू 0। यहां पर ये स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू 0, यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू 0, और यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू 0। आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 ऑप्शन देने के बाद वो ये पूछेगा कि बताइए इनमें से वो कौन सी स्पीसीज है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 के बराबर होगी। तो हो सकता है कि वो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे दे, तो यहां पर इन चारों में तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है ना जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 के बराबर है, ऐसे आपको चेक करना आना चाहिए। दूसरी बात देखिए भाई, अब मैं बात करूंगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ध्यान रखना है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 है, जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता उसको आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे, और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है आप उसको अनस्टेबल करोगे। आप अगर उसको अनस्टेबल करोगे तो बेटा जी अनस्टेबल में क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, और वो बढ़ी हुई एनर्जी कौन देगा, आप ही तो दोगे ना। तो ध्यान रखना है उनके लिए डेल्टा Eg की वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगी बेटा जी, वो इसके लिए भी वो पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी, इसके लिए भी वो पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी, और इसके लिए भी पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। बट जब हम बात करेंगे बाकी स्पीसीज के लिए जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल रहे, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 थी भाई। ध्यान रखनी है एक बात, उनके लिए डेल्टा एच ईजी यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। ऐसे मान के चलना है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब एक और चीज समझिएगा, जिस तरह से सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब करी, जब पहला इलेक्ट्रॉन डाला। जैसे आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन एक एटम है, ऑक्सीजन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 होते हैं। अब पहले जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अलग बात होगी, उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा यानी O2 माइनस बनाएगा तब उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो जरा देखिए, अगर मैं किसी भी स्पीसीज के बारे में सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं, Eg2 की बात करता हूं, तो वो हमेशा से ही क्या रहेगी बेटा जी, पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव, इस तरीके से हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इसके बाद की सारी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात क्लियर हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि भाई ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, आप बताइए। अब आपका माइंड कहेगा कि सर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी। तो मैं यहां पर अगर नोट पॉइंट लिख देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, देखिए क्या लिखूंगा मैं, बोलिए, मैं लिखूंगा दिस प्रोसेस
मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक, ऐसी हो सकती है। मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक ऐसे हो सकती है। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या है। अब हमारे पास बात आएगी लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सब आपको समझना है, लेकिन पहले इनकी डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है। किसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं ये बात समझनी जरूरी है। देखिए, लैटिस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड स्टेट का मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम लैटिस कहते हैं। समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं है। जैसे NaCl एक सॉलिड होता है ना, आयनिक सॉलिड, ऐसे मान लेना। जरा देखिए, यहां पर मैं जब इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। हमें क्या काम करना है, प्रोसेस क्या होगी कि हमें किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से बनाना है। किससे बनाना है जी? कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से, ठीक है। तो उस एंथैल मतलब उसको बनाने के लिए, और हम जिसको भी बनाते हैं उसका कितना मोल लेते हैं? 1 मोल। ये बात मैंने बताई थी आपको। तो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन होगी बड़ी सिंपल सी होगी, और डेफिनेशन आप समझ भी लोगे। क्या होगी जरा देखिए भाई, देखिए भाई, द अमाउंट ऑफ heat released, the amount of heat released when 1 mole of an ionic compound, of an ionic compound is formed from its constituent, from its constituent from its constituent ions, element नहीं बोला मैंने, ions, is known as enthalpy of या कह लीजिएगा is known as lattice enthalpy, is known as lattice enthalpy। जरा देखिए, अब आपको समझना है लैटिस एंथैल्पी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू नोट, ऐसे मान लीजिएगा कि यू नोट से इसको डिनोट करते हैं। अब जरा देखो बेटा, एक बात समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात। अगर मान लो मुझे NaCl बनाना है तो NaCl में बहुत तरीके से बना सकता हूं। कैसे हो सकता है कि मैं HCl की और NaOH की आपस में रिएक्शन करवा दूं, तो यहां पर NaCl के 1 मोल बन जाएंगे और H2O भी बन जाएगा। ये भी एक तरीका है मेरे पास। दूसरा, अगर मैं सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से करा दूं तो मैं यहां पर NaCl बना सकता हूं, देखो, हाँ या ना। और तीसरी कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है कि मैं Na+ और Cl- से जब NaCl बनाऊंगा तो ये भी बना सकता हूं मैं। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा भाई, ये गैसेस स्टेट में होते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएंगे कि इन तीनों प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस में निकलने वाली एनर्जी को मैं लैटिस एंथैल्पी कहूंगा। आप कहोगे सर यहां पर जो आपने NaCl बनाया वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से नहीं बनाया, इसीलिए आप इसको लैटिस एंथैल्पी वाला नहीं कहेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने यहां पर भी NaCl बनाया, 1 मोल बनाया, लेकिन मैंने आयनों से नहीं, मैंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया। तो यहां से निकलने वाली एंथैल्पी तो एक तरह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी ना, क्योंकि जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब किसी एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाते हैं तब उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंपाउंड के 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से बनाएं तब उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है? तो यहां पर आप देखोगे कि सर आपने थर्ड वाली इक्वेशन में NaCl का 1 मोल बनाया और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से बनाया, तो हो सकता है कि यहां से निकलने वाली जो एंथैल्पी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। दूसरी चीज आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करोगे, यानी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करोगे, तो वहां पर पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन है वो एक दूसरे के पास आएगा, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और जब वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो आप लोग समझते होंगे वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी,
और यदि वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ी तो आप समझ जाना कि एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी भाई। हाँ है ना? तो ध्यान रखना है, इन दिस कंडीशन, in this condition, this process is an exothermic process। ये बात आपको समझनी है भाई, ठीक है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर हो गई बात? जरा देखिए, अब लैटिस एंथैल्पी की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, वो क्या है जरा देखिए, समझिएगा क्या है वो। अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं, आयनिक कंपाउंड, और उसको डिसोसिएट करते हैं, लेकिन डिसोसिएट किस में होना चाहिए? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में, ना कि एलिमेंट में। तो तब उसको हम कहते हैं बेटा जी लैटिस एंथैल्पी, उसको भी कहते हैं। तो हमने प्रोसेस क्या देखा, जरा देखो, डेफिनेशन एक और हो सकती है ना भाई? डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, उन न्यूमेरिकल में आपको पहचानना है चीजों को, सब आएगा। जरा देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट, जब आप डिसोसिएट करोगे ना बेटा जी, तो आपको पता है कि आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो आप समझ जाना आपको हीट देनी पड़ेगी। हीट देने का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होने वाली है। तो मैं कहूंगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required when 1 mole of an ionic compound is completely क्या हो जाएगा भाई? dissociates, is completely dissociates into its constituent ions, is known as lattice enthalpy। जरा देखिए, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये है MgCl2 और मैंने इसको डिसोसिएट करा, किसमें भाई? Mg में और Cl2 में, एक Cl2 में। दूसरा, MgCl2 को के एक मोल को मैंने डिसोसिएट करा Mg में प्लस के 2 Cl एटम में। तीसरा, मैं MgCl2 को डिसोसिएट कर रहा हूं किसमें? Mg+2 में और 2 Cl माइनस में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक मोल को लोगे और उसको डिसोसिएट करोगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में, तब जो एनर्जी खर्च होगी उसको आप लैटिस एंथैल्पी कहोगे। तो इन तीनों प्रोसेस में से मान लीजिएगा कि आपको लैटिस एंथैल्पी वाली प्रोसेस कौन सी होगी, ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, 1 2 3, कि इन तीनों प्रोसेस में से लैटिस एंथैल्पी वाली प्रोसेस कौन सी होगी। दूसरी चीज, मैं आपको एक नोट पॉइंट और लिखवाना चाहूंगा यहां पर बेटा, क्या होगा कि इस कंडीशन में जब आप डिसोसिएशन कर रहे होंगे तो यही लैटिस एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। हाँ या ना? तो हम कहेंगे इन दिस कंडीशन this process become an endothermic process। एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको नोट कर लेंगे भाई, ठीक है? सिंपल है, नोट्स बनाते चलो आप लोग, बस नोट्स बनाते चलो, चीजें करते चलो आराम से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। जब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख ली, इसकी बात को समझ लिया, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बोर्न हैबर साइकिल के बारे में, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था कि बोर्न हैबर साइकिल क्या है। लेकिन सॉरी, इससे पहले एक और रह गया, इससे पहले एक और है, वो क्या है भाई? हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन,
जैसे आपके पास दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, आप उसको डिसोसिएट कर रहे हो, किसमें? उसके एटम में। ना तो एलिमेंट में डिसोसिएट करना है, ना ही आयनों में डिसोसिएट करना है। नाम से पता लग रहा होगा किस में डिसोसिएशन करेंगे बेटा जी, एटम में कर रहे होंगे। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई, जरा देखिए। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मुझे क्या कहना पड़ेगा भाई? मैं कहूंगा कि सर द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required when 1 mole of a compound, 1 mole of a compound is completely dissociated, is completely dissociated into its constituent, क्या होगा भाई? constituent atoms is known as enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization, enthalpy of एटोमाइजेशन, ऐसे लिखना है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन के बारे में पता लग गया। अब मैं आप लोगों को एक और कहानी बताना चाहता हूं। इसमें क्या है जरा देखिए। अगर मान लो आपके पास एग्जांपल है कि भाई मैंने लिखा C2H5OH, इसको कलयुग का अमृत कहते हैं भाई इसको, आया ना। अगर मैं इसका एक मोल लूं और इसको डिसोसिएट कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसको डिसोसिएट कैसे किया? कार्बन को कार्बन लिख दिया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कौन से हो जाएंगे? 2 कार्बन, प्लस मैंने यहां पर 6 हाइड्रोजन देखे तो मैंने 6 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, और एक ऑक्सीजन देखा तो मैंने एक ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया। तो ये अब आपके पास पूरा का पूरा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया है? एटम में कन्वर्ट हो गया है। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे एटमाइजेशन, और इस प्रोसेस में खर्च होने वाली एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर कभी ऐसा लिखा हो कि C2H5OH, ऐसे लिखा हो कि 2 कार्बन प्लस के 3 हाइड्रोजन प्लस के 1/2 O2, तो समझिएगा ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जब ये कंपाउंड का मैंने एक मोल लिया तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में डिसोसिएट नहीं हुआ, एलिमेंट में डिसोसिएट हुआ। क्यों? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक फॉर्म होते हैं वो तो H होती है, एलिमेंटल फॉर्म H2 होती है, ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म O2 होती है। तो आप समझ जाना, मैंने डेफिनेशन में साफ साफ लिखवाया है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में डिसोसिएट होगा तभी उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वाली प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक मैंने प्रोसेस 1 रखी, एक प्रोसेस मैंने 2 रखी। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। मान लीजिएगा कि इस वाली प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी A है और इस वाली प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी B है। ठीक है, तो आपको अल्कोहल की क्या बतानी है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एक बात मैं और लिखना चाहूंगा नोट पॉइंट में कि दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज जब किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग ये बात समझ जाना मेरे बच्चों कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये भी यहां पर दिखेंगे नोट। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और सिर्फ एक बार नहीं, ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। प्लीज, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, डेफिनेशन याद रखेंगे, रिएक्शन को देख के पहचानेंगे कि यहां पर खर्च होने वाली एनर्जी कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई बॉन्ड हैबर साइकिल के बारे में, कि बॉन्ड हैबर साइकिल किस बला का नाम है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। देखिए, बॉन्ड हैबर साइकिल में क्या होता है कि एक लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और उस लंबे चौड़े न्यूमेरिकल के बाद आप लोगों को कुछ वैल्यू दे दी जाती है, और कोई एक वैल्यू वो पूछेगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड हैबर साइकिल हो गया, ये किस पर बेस्ड होगा बेटा जी? समझिएगा, बॉन्ड हैबर साइकिल
किस पर बेस्ड होगा? एक काम करते हैं अपन लोग, बॉन्ड हैमर साइकिल से पहले एंथैल्पी खत्म कर लेते हैं। जब सारी की सारी एंथैल्पी खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा हेस लॉ। जब हेस लॉ खत्म हो जाएगा फिर आएंगे न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल खट खट होते जाएंगे, मेरी गारंटी है। कैसे, जरा देखिए। पहले एंथैल्पी खत्म कर लेते हैं। यहां पर मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती होगी भाई? ये हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? पानी में घुलना, है ना। अगर मैं कोई भी सब्सटेंस लेता हूं, उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट लूंगा? 1 मोल। उस मोल को जब मैं पानी में घोलूंगा, तो पानी में घोलने के बाद या तो जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, हो सकता है कि एनर्जी, हीट रिलीज हो सकता है हीट कंज्यूम हो रही हो, दोनों ही प्रोसेस हो सकती है। आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकती है? याद करिएगा, आप लोगों को पढ़ाया जाता है 11th क्लास में कि भाई H2SO4 को पानी में नहीं डालते, सॉरी पानी को H2SO4 में नहीं डालते, राइट। उसके पीछे रीजन है कि वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। पानी वो जो H2SO4 है वो निकलकर छींटे प्रभात पड़ जाती है, और हो सकता है कि अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो बॉडी को हार्म हो जाएगा। कुछ बच्चों ने ऐसा सुना होगा। चलो, अगर कोई बच्चे लैब में नहीं गए, उन्होंने कभी मकान बनते हुए देखा होगा, मकान में व्हाइट वॉशिंग होते हुए देखी होगी, उन्होंने चूने का नाम सुना होगा, यानी क्विक लाइम का नाम सुना होगा, जिसको हम मतलब चूना पुट्टी कहते हैं, राइट। तो चूने को यानी कलई को जब पानी में मिलाया जाता है और बेटा जी उससे वो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तब पता है क्या होता है? जिस बाल्टी में, जिस पानी की बाल्टी में चूना मिलाया जाता है ना, उसमें बबल निकलने लगते हैं, एकदम बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। वो बॉईल होने का मतलब क्या होता होगा? कि वहां पर पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता होगा? बढ़ता जाता होगा। इसका मतलब क्या होगा? कि उस सॉल्यूशन में से एनर्जी निकल रही होगी, और वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। समझ रहा मेरी बात? ये प्रोसेस हो जाएगी एक्सोथर्मिक। दूसरी तरफ समझिएगा, मान लीजिएगा आप अगर किसान के बच्चे हो या आपने कभी देखा हो, एक फर्टिलाइजर होता है जिसका नाम होता है यूरिया, NH2CO NH2। और आप लोग जानते होंगे कि खेतों में यूरिया डालने के लिए, यूरिया सभी ने देखा होगा कि सभी किसान परिवार में यूरिया आता ही रहता है, यूरिया के कट्टे आते ही रहते हैं। आप यूरिया के एक मुट्ठी को उठाना, ठीक है, एक मुट्ठी को हाथ में लेना यूरिया को, और उसको पानी में डाल देना, अपनी मुट्ठी को। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यूरिया पानी को ठंडा कर देता है। यूरिया पानी को ठंडा कर लेता है, यानी जब मैं यूरिया को पानी में घोल रहा था तो वो वहां से हीट को कम कर रहा था। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट कंज्यूम भी हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई भी सब्सटेंस लें, कोई भी सॉल्यूट लें, अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो उसका क्या लेना पड़ेगा? 1 मोल। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी डेफिनेशन की। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी, 1 मिनट रुको भाई। देखिए भाई, डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मैं यहां पर बोलूंगा भाई, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट released or consumed when one mole when one mole of an ionic compound of one mole of a substance, sorry beta, one mole of a substance is completely dissolved in water, कोमा लगाएंगे, इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है भाई, इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये बात आपको समझ में आ गई, राइट? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब जरा देखिए भाई, आप समझिएगा। मान लीजिएगा कि मैं सब्सटेंस का कोई भी 1 मोल लूं, उसको पानी में घोला, या तो हीट में बढ़ेगी या घटेगी, उसी को क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है? नोट पॉइंट।
कि दिस प्रोसेस मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक, दोनों टाइप की हो सकती है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा भाई, दिस प्रोसेस मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक। तो भाई और बहनों, आप लोगों को क्या करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सिखाया, वैसे ही अगर मैं पानी की जगह पर कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लूं, पानी की जगह पर मैंने कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया और मैंने कहा कि जब मैं 1 मोल सब्सटेंस के किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं, कंप्लीटली डिसॉल्व करता हूं, तो जो हीट में चेंज आता है उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। देखिए, पानी लिया तो हाइड्रेशन, कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेशन। तो अगली डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वाली या एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन वाली। ठीक है, डेफिनेशन सेम होगी, आप लोग खुद बना सकते हो। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सारी डेफिनेशन याद भी हो गई होंगी कि हम जिस भी बात की बात करें, चाहे फॉर्मेशन की बात करें तब भी सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है, आप कंबशन की बात करें तब भी सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है, कि 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने पर जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, 1 मोल कंपाउंड को अगर हम पानी में घोल दे तो जो एनर्जी में चेंज आएगा उसी को हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, 1 मोल किसी भी कंपाउंड को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में तोड़ दिया जाए तो जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको ही हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई चलो आप बताएंगे कौन सी रह गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको सर 1 मोल कंपाउंड को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाएंगे तो जो एनर्जी में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि भाई लैटिस एंथैल्पी क्या है, आप कहोगे सर 1 मोल आयनिक कंपाउंड को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से मिलकर बनाना होगा तो जो एनर्जी में चेंज आएगा उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ लैटिस या लैटिस एंथैल्पी, राइट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, सारी डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। अब मैं इसके बाद आपको एक लॉ कराऊंगा भाई, जिसका नाम है हेस लॉ, जिसका नाम है हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कह लीजिएगा इसको या हस लॉ कह लीजिएगा। ये एक बात कहता है कि अगर आप कभी भी ए से डी पर जाना चाहते हो, ए से डी पर जाना चाहते हो, तो जब ए से डी पे जाओगे तो कोई ना कोई एंथैल्पी तो यूज होगी ना भाई। इसको हम बोलेंगे क्या, कि इस प्रोसेस में होने वाली एंथैल्पी चेंज को हम बोलेंगे एच टोटल। एक रास्ता तो मेरे पास यह है कि ए से मैं डायरेक्ट डी पर चला जाऊं, दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा क्या होगा जरा देखिए, ए से मैं बी पर गया, बी से मैं सी पर गया और सी से मैं डी पर गया। अब छोटे छोटे स्टेप में हुआ, इसको मैंने बोला डेल्टा H1, इसको बोला मैंने डेल्टा H2 और इसको मैंने बोला डेल्टा H3। अब पता है हेस लॉ क्या कहता है, हेस का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि जब आप कोई भी प्रोसेस करते हो, चाहे आप उसको एक सिंगल स्टेप में करें और चाहे आप मल्टीपल स्टेप में करें, जो भी टोटल एंथैल्पी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, जो भी चेंज आता है। यानी चाहे आप एक स्टेप में करो डेल्टा H टोटल, चाहे आप अलग अलग स्टेप में करो, तो इन सबका समेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस टोटल के बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3। इस नियम को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, बोलिए आप कहोगे सर इस नियम को, यानी इस इक्वेशन को ही हम बोलेंगे हेस लॉ। प्लीज समझना मेरी बात, अगर आप कोई एक बड़ी सी प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए आपको 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए आपको कम से कम 600 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या आप खर्च करोगे जब आप ट्रेडमिल पर कभी भी बैठोगे तो अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर में 600 किलो कैलोरी जो है एनर्जी खर्च हो जाती है। अब चाहे आप वो 10 किलोमीटर एक स्टेप में करो तब भी 600 किलो कैलोरी जाएंगी, समझ रहा, क्योंकि मैं जिम जाता हूं तो मुझे पता है भाई। और चाहे मैं उसको 2-2 किलोमीटर करके 2-2 किलोमीटर करके 2-2 किलोमीटर करके 2-2 किलोमीटर करके मैं ओवरऑल 5 स्टेप में जाऊं, तब भी जितनी कैलोरी मैं लॉस करूंगा अपनी बॉडी से, उनका टोटल समेशन करूंगा तो लगभग वो 600 किलो कैलोरी के आसपास ही होती है। अब आप ये बात समझ रहे होंगे मेरे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर अब हमें ये बात समझ में आ गई कि चाहे एक प्रोसेस आप सिंगल स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें,
उस प्रोसेस में, ओवरऑल प्रोसेस में खर्च होने वाली एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट ही रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, यही मैंने आपको नियम पढ़ाया। फिर अब क्योंकि न्यूमेरिकल का टाइम चलने वाला है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, समझना मेरी बात। दो लो हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपको ये दे रखी है, इसको मैं जनरल प्रिंसिपल बोलूंगा, ठीक है? क्या होगा जरा देखिए, अगर मान लीजिए A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये वाली रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा, प्लीज समझिएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस एक्स, ऐसे मान लिया मैंने, माइनस एक्स ऐसे मान लिया। ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक है भाई, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिवर्स द रिएक्शन, रिवर्स द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था उसको लिख दिया रिएक्टेंट C प्लस डी, और जो रिएक्टेंट था उसको लिख दिया प्रोडक्ट A प्लस बी। तो एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन साइन में चेंज आएगा। अगर वो पहले नेगेटिव था तो अब वो पॉजिटिव हो जाएगा X। तो पहली चीज तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, नियम नंबर 1, ठीक है भाई, नियम नंबर 1 ये है कि जब कभी भी आप रिएक्शन को उल्टा सीधा चेंज करोगे तो जो भी आपके पास साइन होगा उसको अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, इस तरीके से। क्लियर? आगे देखिए एक चीज और, अगर कभी भी मेरे पास मान लीजिए ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और यहां पर मैंने लिखा डेल्टा H बराबर माइनस एक्स, ऐसे लिख लिया। अब मैंने क्या करा कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, जो भी मेरा मन करे, ठीक है भाई। तो मैं कहूंगा कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस 2d। तो जितने से मल्टीप्लाई मैं रिएक्शन को करूंगा या फिर जितने से मैं डिवाइड रिएक्शन को करूंगा, आपको एंथैल्पी को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो हो जाएगी 2x। ध्यान रखना है मेरी बात। और जिस जिसको मेरे बच्चों, जिस जिसको ये दोनों नियम आ गए, अब आपको मैं बता देता हूं कौन से वाले, ये वाला करना आ गया चेंज, और हेस लॉ उसको समझ में आ गया, अब वो आसानी से आगे के सारे क्वेश्चन कर लेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे क्या भाई, अब हम पढ़ेंगे बोर्न हैबर साइकिल। क्या होती है जरा देखिए बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल में कोई भी न्यूमेरिकल देगा और वो छोटी छोटी वैल्यू बहुत सारी देगा भाई, छोटी छोटी बहुत सारी वैल्यू देगा और कोई एक पूछेगा। जैसे मान लीजिएगा फॉर NaCl, अगर मैं NaCl के लिए मुझे कोई न्यूमेरिकल में NaCl के एक बोर्न हैबर साइकिल बनानी है, तो जरा देखो कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सोडियम नेचर में सॉलिड होता है, तो मैंने इसको Na सॉलिड लिखा, प्लस और क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में एक तरीके से गैसेस में होती, तो मैंने Cl2 गैस लिखा, राइट। और मैं इससे बनाना चाहता हूं क्या बेटा जी, NaCl, और आप लोग जानते होंगे NaCl तो अपने आप में एक सॉलिड है। अब आप समझिएगा, आप लोगों को ऐसे स्टेप दे रखे होंगे, अलग अलग वैल्यू दे रखी होगी, जैसे न्यूमेरिकल में कहा कि सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम दे रखी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन दे रखी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम दे रखी होगी, लैटिस एंथैल्पी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। जरा देखिए कैसे होगा। अगर मैं यहां पर सोडियम को गर्म कर देता हूं और इसको मैं सोडियम को गैसेस स्टेट में पहुंचा देता हूं, तो आप लोग ये बात तो जानते होंगे बेटा जी कि जब किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और यहां पर जो भी एनर्जी खर्च होगी, जो भी एंथैल्पी यूज होगी, उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस में यूज होने वाली एंथैल्पी को मैंने कहा डेल्टा H SUB, सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस क्योंकि एंडोथर्मिक होता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसको हम क्या लेंगे जी, पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा देखो, सोडियम अगर गैसेस स्टेट में पहुंच चुका है तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास इसका आयन बन जाएगा, हमारे पास इसका आयन बन जाएगा गैसेस स्टेट में, और जो एनर्जी खर्च होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होती है, इसमें भी एनर्जी क्या होती है बेटा जी, रिक्वायर्ड ही होती है। तो आप यहां पर भी क्या लिखोगे भाई, पॉजिटिव साइन के साथ ही चलोगे। आगे देखिए,
अगर मैं क्लोरीन मेरे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, मैं इसको एटम की फॉर्म में तोड़ना चाहूं, पहले तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो प्लीज समझिएगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल को मैंने क्लोरीन गैस एटम में तोड़ा, ठीक है भाई, और हाफ मॉलिक्यूल का मतलब एक क्लोरीन एटम ही होगा, क्योंकि एक क्लोरीन एटम का मतलब, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 क्लोरीन एटम, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 1। तो जरा देखो, आप लोगों को याद होगा मेरे बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में, किसी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी खर्च होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले यह भी सिखाया कि भाई ये प्रोसेस मेरे पास क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 मोल नहीं है, 1/2 मोल है। अब जितने भी 1/2 जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो आपको किसी भी एंथैल्पी के पहले 1/2 लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। जैसे 1/2 आया तो यहां पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस तो पॉजिटिव लेंगे, राइट। जैसे यहां पर मैंने कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि सोडियम अपने आप में 1 मोल था। यहां पर आयनाइजेशन में मैंने कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों नहीं लिया, 1 2 3 मोल, मतलब क्यों नहीं लिया, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी 1 था। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां पर आपके पास 1 मोल नहीं है, आपको न्यूमेरिकल के अंदर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन वो किसके लिए, 1 मोल के लिए। लेकिन हमें तो यूज करना पड़ रहा है आधा मोल ना, तो इसीलिए हम 1/2 ऐसे लेके चलेंगे। आगे आप लोग ये बात जानते होंगे, अगर मैं क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो हमारे पास एक क्लोराइड आयन गैस बन जाएगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे मेरे बच्चों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि किसी भी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, हाँ या ना। तो जरा देखिए, यहां पर हम लेंगे डेल्टा Eg, क्या लेंगे, डेल्टा Eg। और आपको मैं एक और बात बताऊं, यहां पर आपके पास ये अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आप नेगेटिव लेंगे। अब आपने देखा कि भाई ये प्रोसेस हो चुकी है, इसके बाद क्या करोगे कि भाई इन दोनों आयन जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो इन दोनों आयनों की वजह से क्या बन जाएगा आपके पास, इन दोनों आयनों की वजह से बनेगा 1 मोल आयनिक कंपाउंड। और आप लोग ये भी जानते होंगे मेरे शेरों कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से बनाने पर जो एनर्जी रिलीज होती होगी उसको लैटिस एंथैल्पी कहेंगे, यानी यू नॉट कहेंगे। और ये भी एक्सोथर्मिक है तो माइनस करेंगे भाई, हाँ या ना। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अब मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं क्लियरली। जब आपने सारे प्रोसेस करे छोटे छोटे स्टेप में, चाहे सिंगल स्टेप में, आप लोगों को क्या दे रखा होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का डायरेक्ट दे रखा होगा डेल्टा H टोटल, ये गिवन होगा, पक्का गिवन होगा। और आप लोगों को क्या करना होगा, कोई एक वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन उस वैल्यू को निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। कैसे, आपने सारे छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप यूज करे, इनकी सारी एंथैल्पी जोड़ दो और उसके बराबर रख दो। कैसे, जरा देखिए, मैंने लिखा कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, है ना भाई, प्लस 1/2 एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। फिर उसके बाद यहां पर माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है डेल्टा Heg का। अगर आपने माइनस साइन पहले ही लगा दिया है ना, तो वहां पर डेल्टा Eg का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस साइन पहले आ चुका है। फिर उसके बाद माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी, ऐसे लिखेंगे भाई, माइनस पहले लिख दिया तो मैग्नीट्यूड लिख लेंगे यहां पर, और उसको बराबर कर देंगे आप डेल्टा H टोटल के बराबर। अब मैं आपको बताता हूं, उस न्यूमेरिकल के अंदर जब भी आप करेंगे किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन, तो इनमें से सारी वैल्यू दे रखी होगी, कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी होगी, और आपको सिर्फ एक, जैसे मैथ्स की इक्वेशन यूज करते हैं वैसे यूज करना है और वो वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया NaCl के लिए बेटा। चलो अब मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे MgCl को बनाना हो, MgCl2 को बनाना हो, तो मैं कैसे बोर्न हैबर साइकिल बनाऊंगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि भाई अगर मुझे MgCl2 बनाना है, अगर मुझे MgCl2 बनाना है, प्लीज समझिएगा, तो ये किससे बनेगा, ये बनेगा Mg सॉलिड होता है, मेटल है, और क्लोरीन का गैसेस पूरा मॉलिक्यूल चाहिए। तो जरा देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको इस मैग्नीशियम को किसमें कन्वर्ट करना होगा, मैग्नीशियम +2
गैस, सॉरी मैग्नीशियम गैस में, और ये सब्लिमेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और आपने देखा कि इससे पहले जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहां पर भी आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करके रखनी पड़ेगी, या वैसे ही रखना पड़ेगा। आगे जैसे आपने मैग्नीशियम बनाया, फिर आप इससे मैग्नीशियम +2 बनाना चाहते हो, यानी आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो यहां पर इसकी आयनिश एनर्जी हो जाएगी गैसियस में, और इसका 1 मोल है, तो यहां पर भी आपने 1 से ही मल्टीप्लाई करके आप चल रहे हो। अब आप क्या करोगे भाई, क्लोरीन से आपने कन्वर्ट कर दिया 2 क्लोरीन में, वो भी गैसियस एटम में। अब यहां पर मेरे पास 1 ही मोल है, तो मैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को एज इट इज रखूंगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जो एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ना, वो -2 हो जाएगी। मतलब माइनस तो इसलिए क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 2 इसलिए क्योंकि 2 क्लोरीन एटम थे। और यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोराइड 2। अब आप जानते हो कि MgCl2 को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से मिलकर बनाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी। अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे भाई। इसके लिए इक्वेशन आएंगे डेल्टा H टोटल प्लस के इक्वल्स टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस एटोमाइजेशन के बाद आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी मतलब इनका मैग्नीट्यूड लेकर चलना है आपको। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, 2 इंटू में एंथैल्पी ऑफ ऐसे मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, सबका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं एक तरीके से ऐसे, और लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी। बस इन सारी, जब आप इस इक्वेशन को रख लोगे, आपको सारी वैल्यू दे रखी होगी न्यूमेरिकल में, कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी होगी, और वो वैल्यू आप क्या कर दोगे भाई, वो वैल्यू को आप चुपचाप रख देना, सिर्फ एक वैल्यू निकाल लेना। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो देखिए अगर आपको डेफिनेशन याद है, आपको सारी वैल्यू पता होंगी, आपको मैंने इक्वेशन बनानी सिखा दी, अगर किसी भी मॉड्यूल में और कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत कर लेंगे। आगे देखिए भाई, यहां पर क्या क्वेश्चन दिया गया जरा देखो। यहां पर कहा गया है कि ग्रेफाइट अगर ये रिएक्शन करता है तो इतनी एंथैल्पी निकली, ग्रेफाइट ये रिएक्शन, सॉरी हाइड्रोजन ये रिएक्शन करता है तो ये एंथैल्पी निकली, और सब कुछ बेस बनाने के बाद आपको ये बताना है कि भाई ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा, और सब कुछ टेम्परेचर वगैरह इन्होंने दे रखा है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद सारे क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। कैसे, जरा देखिए। ये क्वेश्चन IIT 2017 में आया था बेटा जी, और पता है क्या हुआ था, जरा देखो। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आपको उस बात पे फोकस करना है, उस बात पे फोकस करना है जो एंथैल्पी आपको निकालनी है, उसकी ही इक्वेशन बनानी है, या तो आपको बनानी पड़ेगी या वो ऑलरेडी देगा। अब जरा देखिए, यहां पर ये इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। आप ये सोचिए कि कार्बन किस साइड है, ग्रेफाइट वाला, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड, तो जितनी भी हमें गिवन वैल्यू दे रखी होगी उसमें भी आप देखिए कार्बन कहां पर दे रखा है। आप कहोगे सर कार्बन ग्रेफाइट हमें फर्स्ट वाले में एज इट इज दे रखा है, और यहां पर भी 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल है। इसका मतलब पता है क्या है, आपको इस इक्वेशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ना है, जैसे है वैसे के वैसे लिख दो। और कैसे लिखोगे भाई, कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस स्टेट में ही है। जब मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, डेल्टा H की वैल्यू लिखोगे माइनस के 393.5 किलो जूल पर मोल। आगे देखिए, यहां पर हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में है। आप कहोगे सर बिल्कुल। 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल दे रखे हैं। आप देखेंगे कि गिवन रिएक्शन में हाइड्रोजन किस तरफ है, आप कहोगे सर मैंने देखा कि सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन का 1 मोल है और हमें चाहिए कितने, 2 मोल। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर अरेंज कर दूं। तो मैंने कहा कि भाई चलो कर देते हैं। तो मैंने 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां पर 2 हाइड्रोजन कर दिया। जब मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर O2 आ जाएगा, हाँ या ना भाई, 1/2 इंटू में 2 करेंगे तो O2 आ जाएगा, और गिव्स यहां पर आएगा 2H2O। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने से मैंने मल्टीप्लाई करी है उतनी ही मुझे एंथैल्पी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो
आप कहोगे माइनस के 285.8 इंटू में 2, माइनस के 285.8 इंटू में 2। थर्ड देखिए क्या है, हमें पता है कि CH4 राइट हैंड साइड में है और इस इक्वेशन में भी CH4 राइट हैंड साइड में है। यहां पर भी 1 मोल चाहिए हमें और यहां पर भी 1 मोल गिवन है ऑलरेडी, तो इस रिएक्शन को भी आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। आप क्या लिखोगे भाई, CO2 गैस प्लस के 2H2O गिव्स, और यहां पर लिखोगे आप CH4 प्लस 2O2, और कुछ चेंज ना करते हुए आपको एज इट इज लिख देना है, और वैल्यू होगी 890.3 किलो जूल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप इन तीनों रिएक्शन को जोड़ दो। जब आप इन तीनों रिएक्शन को जोड़ोगे, ये इसको इक्वल टू का साइन मान के चलना है भाई। तीनों इक्वेशन को जोड़ने पर इस CO2 से ये CO2 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 वाटर से 2 वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 और 1 कितने हैं, 2 O2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 O2 खत्म हो जाएंगे। एंड में हमारे पास क्या बचेगा, एंड में हमारे पास वही इक्वेशन बचेगी, ध्यान से देखना, एंड में हमारे पास वही इक्वेशन बचेगी जो हमें चाहिए। अगर हमारे पास वही इक्वेशन आ रही है जो हमें चाहिए, तो आप समझ जाना कि अभी तक आपका जो क्वेश्चन है, जो भी आप आंसर कर रहे होंगे, वो बिल्कुल सही जा रहा है, अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो वही इक्वेशन आ गई, देखो ध्यान से यार। और आपको पता है क्या करना है, ये इक्वेशन आपने कैसे ऑब्टेन करी, इन तीनों नीचे वाली इक्वेशन को ऐड करके। एंड में भी आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को आप जोड़ देंगे, जैसा साइन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही जो भी आप जोड़ेंगे वो आपके पास इस वाली रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी आप लोगों को ABCD 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आप लोग कर लेंगे। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन IIT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप तो समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। क्या बताया मैंने आपको, जो भी आपको मेन इक्वेशन देगी उसके हिसाब से इन तीनों इक्वेशन को अरेंज करना है, बस ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो एनर्जी को भी मल्टीप्लाई करनी है, यानी एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करके चलना है, और यदि डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाए तो अगर कोई पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और या फिर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बेटा जी कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। और इस क्वेश्चन का जो नाम मैं लिख रहा हूं वो हो जाएगा बाहुबली क्वेश्चन। क्या हो गया, बाहुबली क्वेश्चन। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों दे रखी है, देखिए द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इतना, व्हाट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल दे रखा है। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड है। कैसे डेफिनेशन बेस्ड है जरा देखिए, आपको कैलकुलेट क्या करना है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों को बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आप फॉर्मेशन करना चाहते हो तो जिसकी भी हम फॉर्मेशन करते हैं उसके 1 मोल को लेते हैं, हाँ या ना, और उसके 1 मोल को कहां से बनाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कार्बन ग्रेफाइट और प्लस ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है 1/2O2। तो बेसिकली इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी निकालनी है, जबकि आपको सारा डेटा दे रखा है। अब इसने कहा कि द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, आप मुझे बताएंगे कार्बन ग्रेफाइट का अगर मैं कंबशन करना चाहूं तो मतलब होगा कि O2 के साथ रिएक्शन कर लो, और क्या बन जाएगा भाई, बोलिए, आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और जो एंथैल्पी निकलेगी डेल्टा H1, उसको मैंने मान लिया डेल्टा H1 है, कितनी निकली भाई, माइनस के 393.5 निकल गई, हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। फिर उसने बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंबशन दे रखा है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन देगा तो CO को हमें 1/2O2 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, और हमारे पास CO2 बन जाएगी ओवरऑल। और यहां पर डेल्टा H2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस के 283.5 किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों इक्वेशन को अरेंज करके आपको उसमें लिखना है। पहले तो देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड किधर है, राइट साइड में, कितने मोल है, 1 मोल। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, और कार्बन ग्रेफाइट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जरा देखिए मैंने क्या काम किया कि पहली वाली इक्वेशन को तो एज इट इज लिख दिया, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड
गैस, और डेल्टा H1 इसके लिए रखा मैंने कितना, -K3 93.5 ऐसे रख दिया। अब मुझे क्योंकि पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड राइट हैंड साइड में है जिसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है, और गिवन वैल्यू के हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में है, मोल सेम है, तो क्यों ना मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर लूं। और जैसे ही मैं इस रिएक्शन को, इस वाली इक्वेशन को रिवर्स करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और प्लस के 1/2 O2 गैस, ये हो जाएगा। और आप लोगों को याद होगा कि जब हम कभी किसी रिएक्शन को चेंज करते हैं तो जो साइन नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -के 283.5 किसके बराबर हो जाएगा, प्लस के 283.5। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे आपके पास वही इक्वेशन आनी चाहिए जो आप सोच रहे होते हो। तो जरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल आउट, इधर मेरे पास एक O2 है, उधर मेरे पास हाफ O2 है, जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, कार्बन ग्रेफाइट एज इट इज प्लस के 1/2 O2 और गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वही इक्वेशन आई जो मुझे चाहिए थी। अगर वही इक्वेशन आ रही है तो फिर आप क्या करते थे कि जो भी एंथैल्पी होगी इन सबको जोड़ देना। तो आपके पास इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो भी आप कह रहे थे, इनको जब जोड़ोगे तो -K3 93.5 प्लस के 283.5, इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद मुझे बताओगे करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो नाम होगा बेटा जी वो हो जाएगा देवसेना। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन भी IIT 2016 का है। मतलब समझिएगा, अगर आपको डेफिनेशन याद है, आपको इक्वेशन बनानी आ गई, घुमाना फिराना आ गया, तो भाई कैसा भी क्वेश्चन हो थर्मोकेमिस्ट्री का आप बड़ी आसानी से ही कर लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और नया क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन आया है मेंस अप्रैल में 2013 में आया था। इसने बोला है द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विल बी। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता होगा कि भाई आपने H2O की वेपर बनाई होंगी, कहां से, 1 मोल बनाई होगी, वो भी कहां से, H2O लिक्विड से। यानी इस रिएक्शन के लिए वो पूछ रहा है क्या एंथैल्पी होगी। ठीक है, आप लोगों को कुछ वैल्यू गिवन दे रखी है। आप लोग देखिए H2O लिक्विड किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर H2O लिक्विड किधर दे रखा है, राइट हैंड साइड में। तो क्यों ना पहले वाली इक्वेशन को मैं रिवर्स कर लूं, और जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा तो मैं लिखूंगा क्या भाई, H2O लिक्विड गिव्स H2 गैस, मैं लिखूंगा ऐसे, प्लस के 1/2 O2 गैस। और इस आपको याद होगा कि इसके लिए जो भी एंथैल्पी दे रखी थी वो के 285.9 है। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो आप लोग ये जानते होंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और साइन अगर चेंज हो जाएगा तो अब हो जाएगा ये 285.9 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। राइट, आगे देखिए राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, H2O वेपर कह लीजिएगा या H2O गैस कह लीजिएगा, बात तो एक ही है ना भाई। अब हमें दे रखा है गिवन इक्वेशन में H2O गैस राइट में ही दे रखा है, 1 मोल हमें चाहिए, 1 ही मोल हमें दे रखा है, तो क्यों ना हम दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिख लें। और मैंने लिखा कि H2 गैस प्लस के 1/2 O2 गैस गिव्स H2O गैस, और मैंने कोई चेंज नहीं किया है डेल्टा H2 में, तो मैं इसको लिखूंगा के 241.8 किलो जूल पर मोल, ऐसे लिख लीजिएगा। दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया, इक्वेशन ऐड करने पर H2 गैस से H2 गैस खत्म, हाफ O2 से हाफ O2 खत्म, और हमारे पास वही आया जो हमें चाहिए था, H2O लिक्विड H2O गैस। और जब हमारे पास वही आता है तो हम क्या करते हैं, ये सारी एंथैल्पी जो है इनको जोड़ देते हैं विद साइन। तो मैंने क्या काम करा जरा देखिए, अगर मैं इस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी निकालना चाहता हूं तो मुझे 285.9 प्लस के, माइनस में है ये तो मैं इसको माइनस लिखूंगा, माइनस के 241.8, और जो भी नेट वैल्यू आएगी आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताओगे भाई। ठीक है भाई, और इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा क्या भाई, बाहुबली 2। ऐसे करके करेक्ट आंसर बताना है।
और ये देखना है कि आप इसको धीरे धीरे सीख रहे हो, इस मेथड को आप धीरे धीरे सीखते जा रहे हो और करेक्ट आंसर करते जा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी नोटबुक के क्वेश्चन है या किसी मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कौन से होंगे भाई, ये क्वेश्चन वो वाले हैं जो आईआईटी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जरा देखिए भाई, आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में, समझ जाना 2013 के पेपर 1 में आया था एक क्वेश्चन। क्या दिया है जरा देखिए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है, H2O का दे रखा है और ग्लूकोज का दे रखा है, इतना इतना एंड फलाना ढिमका नाम। दिस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या होगी। इसने बोला है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितनी होगी, तो जरा समझिएगा, बहुत सिंपल है। आपको कंबशन का क्या करना है, कंबशन किसका करना है, ग्लूकोज का, राइट। आप डेफिनेशन याद है आपको कि जब हम किसी का भी कंबशन करते थे तो उसका कितना मोल लेते थे, 1 मोल। तो क्यों ना मैं ऐसे लिखूं कि C6, देखना भाई ऐसे लिख रहा हूं इस रिएक्शन के यहां से कि C6H12O6 अगर O2 के साथ रिएक्शन करे, कंबशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O बनेंगे। यहां पर मैं 6 कर देता हूं बैलेंस करने के लिए, है ना, बैलेंस तो करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन बेटा 12 है तो मैंने यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी 12 हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने होंगे, 6 2 12 और 6 ये हो गए आपके पास, हाँ, तो आपको मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास ये बैलेंस इक्वेशन आ गई इधर। इसके हिसाब से बाकी इक्वेशन चलेंगी। अब आप लोगों को याद होगा कि यहां पर दे रखी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, H2O की और ग्लूकोज की। आप मुझे खुद बताएंगे कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता था, कि जब हम किसी कंपाउंड के 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाते थे। यानी जब मैं CO2 को बनाऊंगा कहां से, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कार्बन ग्रेफाइट, जानते होंगे आप लोग, और प्लस के O2 गैस, यही होती है। इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी दी है इन्होंने डेल्टा H1, वो वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, माइनस के 400 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू दे दी। ठीक है, आगे देखो, वाटर की बात करेंगे तो वाटर का भी हम 1 मोल ही बनाएंगे, H2O लिक्विड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन होंगे, हाइड्रोजन गैस और प्लस के 1/2 O2 गैस, ये हो जाएगा भाई, हाँ या ना। आगे देखिए भाई, आगे देखो बेटा, अब मुझे पता है कि इसके लिए जो एंथैल्पी दे रखी है डेल्टा H1, वो डेल्टा H2 जो हो जाएगी वो जाएगी माइनस के 300 किलो जूल पर मोल, राइट। एडवांस का क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसने कहा कि भाई अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, कहां से बनाएगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होंगे, 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस और प्लस के 3 O2, ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और डेल्टा H3 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास कितनी भाई, माइनस के 1300 किलो जूल पर मोल, ये हो गई हमारे पास। इन तीनों इक्वेशन को वैसा बनाना है जैसा वहां पर दे रखा है। अब जरा देखिए, यहां पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप बताइए यहां पर ग्लूकोज के कितने हैं, 1 है या 2 है, आप कहोगे सर 1 है। यहां पर जो गिवन इक्वेशन है, गिवन डेटा है, उसमें ग्लूकोज के कितने मोल हैं, 1 मोल है और वो भी राइट में। तो क्यों ना बिना मल्टीप्लाई करे हुए आप सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। जब आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ना तो आप लोग क्या लिखोगे भाई, C6H12O6 gives 6 कार्बन ग्रेफाइट, 6H2 गैस प्लस के 3 O2 गैस, और यहां पर जो डेल्टा H होगा क्या था भाई इसके लिए माइनस के 1300 था, अब यहां पर प्लस के हो जाएगा 1300 किलो जूल पर मोल इनवर्स, ये हो गया। दूसरा देखिए, इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड किधर है, राइट हैंड साइड में, इधर कार्बन डाइऑक्साइड किधर है, राइट हैंड साइड में, यानी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर इसके कितने मोल हैं, 6, इसके कितने मोल हैं, 1, यानी इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दो आप, तो आपके पास क्या आएगा जरा देखिए,
6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 6 O2 गैस गिव्स 6 CO2 गैस, और डेल्टा H क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए कितना था 400 माइनस के 400, हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा माइनस के 2400 किलो जूल पर मोल। राइट और रॉन्ग? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे भाई कि भाई वाटर कितने हैं, 6 वाटर है राइट हैंड साइड में। यहां पर हमारे पास क्या है बेटा जी, वाटर 1 है, वाटर 1 है राइट हैंड साइड में, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, जरा देखिए। मेरे पास आएगा 6 हाइड्रोजन गैस प्लस के 3 O2 गैस गिव्स 6 H2O लिक्विड, और रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसको भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस के 1800 हो जाएगा बेटा जी वो किलो जूल, क्योंकि 300 दे रखा था, देखो 300 दे रखा था, वो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं है। अब इन जब सारी इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा, इन जब सारी इक्वेशन को जोड़ूंगा ना, समझना मेरी बात, इक्वेशन को जोड़ने के साथ साथ एंथैल्पी भी जुड़ती है, क्योंकि चाहे आप एक प्रोसेस एक स्टेप में करो 10 स्टेप में करो, आप लोग जानते ही हैं ओवरऑल तो जो हीट होती है वो कांस्टेंट ही होती है ना भाई, जो सेम ही लगती है। तो मैंने क्या देखा, जरा देखो क्या आएगा भाई, जरा देखो यहां पर आएगा, हाँ कहां गड़बड़ हो गई भाई हमसे, हाँ 6 कार्बन ग्रेफाइट कैंसिल आउट बाय 6 कार्बन ग्रेफाइट। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, हाँ या ना? आपको गया सर ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो भाई और क्या क्या कैंसिल होगा। आप कहोगे कि यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, नहीं 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन इससे कैंसिल हो जाएंगे भाई, है ना, और अब 3 ऑक्सीजन यहां पर हैं और 3 ऑक्सीजन यहां पर हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा सिर्फ सिंपल सी एक ही बात कि C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6 CO2 प्लस 6 H2O। यानी जो इक्वेशन आपको चाहिए थी, जो इक्वेशन आपको चाहिए थी वही इक्वेशन आपको मिल गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन के लिए जब आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे, यानी इस वाली रिएक्शन के लिए जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो सारी वैल्यू को आप ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 1300 माइनस के 2400, ठीक है, और माइनस के 1800 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 1100, है ना, इसमें से ये घटाएंगे तो 1100 बचेंगे, और माइनस के 1800, यानी ये हो जाएगा कहीं ना कहीं माइनस के 2900 किलो जूल एनर्जी होगी जब हमारे पास ये C6H12O6 का एक मोल खर्च होगा। अब आप एक बात समझिएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से मोल हमारे पास कितना होता है 1, और यदि मैं मोलर मास की बात करूं ग्लूकोज की तो वो हो जाएगा 180। तो इसका मतलब अगर मुझे वेट निकालना पड़े, क्योंकि मुझे पर ग्राम आंसर निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगी, मोल इंटू में मोलर मास बराबर हो जाएगा 180 ग्राम। यानी ये इक्वेशन कहती है कि जब ग्लूकोज का 180 ग्राम बर्न हुआ होगा तब हमारे पास माइनस के 2900 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो मैं कहूंगा कि व्हेन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बर्न, जब वो जलता है तो हमारे पास माइनस के 2900 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली थी, है ना भाई। और यदि मुझे 1 ग्राम के लिए बात करनी है तो ये 180 उधर चला जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 1। तो मैं कहूंगा कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बर्न, जब वो जलेगा तो आपके पास माइनस के 2900 डिवाइड बाय 180 और हो जाएगा किलो जूल। क्या हो जाएगा भाई, किलो जूल। बस जो भी आंसर आएगा उस आंसर को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर बता देना क्या आएगा। इतनी सी बात ही बोल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि आप इस ही मेथड से, इसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से आप आईआईटी एडवांस में आने वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो हुआ अब एक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जी इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में।
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझनी है, और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बात हम करेंगे। ठीक है, जरा देखिए भाई, सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी एसिड हो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी NaOH। ठीक है, NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये कंप्लीटली रिएक्शन करता है ना, तो यहां पर सॉल्ट NaCl और प्लस के H2O होता है। क्या होता है जी? H2O। और एक एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम बोलेंगे 13.7 माइनस के 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिएगा, ये फिक्स होती है हमेशा। जब कभी भी HCl मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H+ देता होगा, और जब NaOH बनता होगा तो वो OH माइनस देता होगा, और ये जब H+ OH- के साथ इंटरेक्ट करता होगा तो वहां पर बनता होगा वाटर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? न्यूट्रलाइजेशन। हाँ या ना? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी? न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस में H+ जब OH- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो एक एनर्जी भी निकलेगी, एक बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी भी निकलेगी, और उस निकलने वाली एंथैल्पी को ही, एनर्जी को ही हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। दूसरी चीज क्या है, जरा देखिए, क्या है जरा देखिए भाई, इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। क्या होंगे जरा देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 mole of H+ completely react with 1 mole of OH- ion is this process है ना, is known as एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये बात ध्यान रखनी है भाई हमें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर भाई आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई HCl प्लस NaOH अगर आपस में रिएक्शन करें और यहां पर कह दे कि भाई NaCl और प्लस के H2O बना, तो यहां पर निकलने वाली एनर्जी की जो वैल्यू है डेल्टा H, इसको याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, 37 किलो कैलोरी। ठीक है भाई, ये वैल्यू है। वो कह रहा है कि अगर इसके लिए ये वैल्यू है तो मुझे बताइए 2HCl प्लस के CaOH का होल ट्वाइस जब रिएक्शन करेगा CaCl2 प्लस के 2H2O बनेगा। तो आपको याद रखना है मेरे बच्चे कि यहां पर अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और यदि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो इसी मल्टीपल के हिसाब से एनर्जी बढ़ती रहेगी। यानी हम लोग कहेंगे कि भाई अगर 2H+ होंगे, 2HCl 2H+ देंगे, एक CaOH का होल ट्वाइस 2OH- देगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा भाई, जब 2 वाटर बनेंगे तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, माइनस के 27.4 किलो कैलोरी। तीसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास एक H2SO4 है प्लस के NaOH है, और इसके मैंने 2 करे, बनाया क्या, Na2SO4, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इसकी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं भाई। ये कितने H+ देगा, 2, ये कितने OH- देगा, 2 मिलकर 2, तो जितने ज्यादा OH+, जितने OH- होंगे उसी के मल्टीपल में आपकी एंथैल्पी निकलती रहेगी। तो यहां पर भी डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस के 27.4 किलो कैलोरी। ठीक है भाई, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। अब कहानी यह है, अब कहानी यह है, अगर कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हुए आप में से एक एसिड या फिर एक कोई बेस वीक हो जाए और दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होगी।
तो जरा देखिए मैं आपको बताता हूं। इफ a strong base and weak acid react, या फिर क्या होगा बेटा जी, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स, दो कंडीशन होंगी। तो क्या होगा जरा देखिए। होता क्या है, मान लीजिएगा पहली कंडीशन बता देता हूं, CH3COH। आप लोग पता होगा कि भाई जो कार्बन वाले एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो एसिड होते हैं उनको हम वीक एसिड कहते हैं। ये हमारे पास वीक एसिड होगा। और मान लीजिएगा कि मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaOH के साथ, तो ये मेरे पास वीक एसिड है और ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। आप लोग पहचान लोगे, यहां पर सॉल्ट भी बना लोगे, CH3COOH, CH3COOH और प्लस के वाटर बन गया, प्लस के वाटर बन गया। और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है हमें। आपको मैं एक बात बता दूं, वीक एसिड जो होते हैं ये कंप्लीटली आराम से टूटते तो है नहीं, है ना, ये आसानी से टूटते हैं नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब पहले H+ और OH- मिलते हैं और एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसी एनर्जी का कुछ पार्ट इस वीक वाले पार्ट को, यानी अगर पहले तो निकल रही थी स्टार्टिंग में 13.7 किलो कैलोरी, वो तो उसी मल्टीपल में निकलेगी, लेकिन उसका कुछ पार्ट इस वीक एसिड को फर्दर डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हम यहां पर क्या कहेंगे कि जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी स्मॉलर देन एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी इस रिएक्शन की वो स्मॉलर होगी 13.7 किलो कैलोरी के छोटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, समझ में आई बात। माइनस के 13 पॉइंट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो कम होगा। हो सकता है कि वो, मान लीजिएगा मैंने अपनी तरफ से वैल्यू मान ली कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है 12.4। कितना दे रखा है जी, 12.4 किलो कैलोरी। अब वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर कि भाई इस रिएक्शन के लिए ये वाली मेरे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकली, तो ठीक है, उसने क्या काम करा, 3-4 एसिड दिए। कौन कौन से एसिड थे, HCOOH, इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। यहां पर क्या बनाया भाई, HCOONA प्लस H2O। यहां पर फिर मैंने कहा कि CH3COOH प्लस NaOH गिव्स CH3COONA और प्लस के H2O। समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। और फिर आपको कहा भाई CH3CH2COOH प्लस के NaOH गिव्स CH3CH2COONA और प्लस के H2। ये 3 इक्वेशन थी और इन 3 इक्वेशन में यह कहा गया कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है 12.7, ठीक है। इसके लिए डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है 12.5। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है कितनी बेटा जी, बोलिए 12.4। ऐसे वैल्यू कम करके दे रखी है 12.4। और ये पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। जरा देखिए, अगर मैं हाइपोथेटिकली सोचूं तो हाइपोथेटिकली सोचने पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये NaOH एक OH- देगा और ये एसिड एक H+ देगा, यानी यहां पर निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो 13.7 होनी चाहिए थी। लेकिन वो है कितनी, वो है कितनी बेटा जी, 12.7। यानी उस 13.7 में से कुछ पार्ट यहां पर खर्च हो गया होगा, यहां पर खर्च हो गया होगा इस वीक एसिड को डिसोसिएट करने में। लेकिन अगर देखा जाए इसमें जो डिसोसिएशन में खर्च हुआ उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन वो कितना हुआ होगा, जो भी आपके पास
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी होगी रिएक्शन की, माइनस के 13.7 ये कर देना, आपके पास कितना आएगा, माइनस के 12.7 माइनस के 13.7 ऐसे कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 13.7, सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आएगी बेटा जी, वो कितनी आई, 1। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी, देखो जो भी ये वैल्यू दे रखी होगी उसमें से आपको माइनस करना है, माइनस के 13.7, तो आपके पास आएगी 1.2, और इसके लिए कितनी आएगी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, 1.3, ऐसे करके आएगी। तो यहां पर ज्यादा खर्च हुई होगी भाई, और यहां पर और ज्यादा खर्च हुई होगी, इसका मतलब जहां पर ज्यादा खर्च हो रही होगी वो एसिड उतना ही तो वीक रहा होगा ना, बोलिए यार, हाँ या ना। तो जरा देखिए, ऐसे भी आपको पता लग जाएगा कि जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा घटेगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to the magnitude of enthalpy of dissociation। ये बात ध्यान रखनी है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऐसे पूछी जाती है। कई बार कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, कैलकुलेट द enthalpy of dissociation for the फॉलोइंग रिएक्शन। और वो फॉलोइंग रिएक्शन कौन सी होगी जरा देखिए, आपको दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, प्लस HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप पहचान लोगे। यहां पर क्या बनेगा भाई, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, और प्लस के H2O, ये बना मान लो। और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है न्यूट्रलाइजेशन की, माइनस के 11.4 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे दे रखी है किलो कैलोरी। आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। क्या करोगे, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, मतलब उसको माइनस किससे करोगे, माइनस के 13.7 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाई इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। अब बढ़ेंगे हम थोड़ा कैलोरीमेट्री के ऊपर क्वेश्चन। आपको याद होगा कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, याद है। कैलोरीमेट्री के लिए आपको ये रिएक्शन याद करनी थी, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस के डेल्टा NgRT, याद है कि नहीं। ये इक्वेशन याद करने के बाद इस पर मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको, जब मैंने वो कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम कैलोरीमीटर पढ़ाया था वहां पर भी। आज मैं क्वेश्चन वो करवाऊंगा, पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो IIT एडवांस के लेवल के करवाए थे। ठीक है, आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा जी वो जेईई मेंस में आए हुए PYQ होंगे। जरा देखो कैसे क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसने पूछा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। प्लीज समझिएगा, डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस के डेल्टा NgRT। आप ये समझिए कि ये टर्म कब जीरो हो सकता है, जब आपके पास डेल्टा Ng की वैल्यू जीरो हो। खुद ढूंढना है और मुझे आंसर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा बेटा। क्या रहेगा ये क्वेश्चन, होमवर्क। आगे देखिए भाई, जिस तरह से ये क्वेश्चन कराया, अगला क्वेश्चन है, इस रिएक्शन के लिए A गैसियस A लिक्विड है और डेल्टा H की वैल्यू है दे रखी है माइनस के 3RT। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन इज, आप एक बार बताएं भाई, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा ये दे रखी है, डेल्टा H की वैल्यू माइनस के 3RT। डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट में जीरो है, रिएक्टेंट में 1 मोल है गैस का, तो -1 इक्वल्स टू -1 आएगा। रिलेशन क्या होगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस के प्लस के डेल्टा NgRT। आप लोग ये बात जानते होंगे कि डेल्टा H की वैल्यू माने देखिए माइनस के 3RT, राइट, बराबर डेल्टा U आपने एज इट इज रखा, माइनस के 1RT हो जाएगा भाई। और जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा डेल्टा U का वो क्या आएगा, माइनस के 2RT आएगा कि नहीं आएगा। आपको अगर मैग्नीट्यूड वाइज की बात करा जाए तो डेल्टा H का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा रहेगा किससे,
डेल्टा यू के मैग्नीट्यूड से, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से। और ये क्वेश्चन भी आप मुझे करेक्ट बताएंगे भाई चैट बॉक्स के अंदर, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी IIT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये रिएक्शन है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बोम कैलोरीमीटर, हीट इतनी हो जाएगी, एज्यूमिंग द आइडियल एंथैल्पी ऑफ कंबशन इतनी है। तो आपको बताना है, आर की वैल्यू भी आपने यूज कर ली। अरे भाई देखो, आप लोग जानते हो कि जो बोम कैलोरीमीटर होता है ना, उसमें जो एंथैल्पी निकलती है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। यानी ये वैल्यू किसकी दे रखी होगी, डेल्टा यू की वैल्यू। और आपको मैं बता दूं कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू को आप क्या लोगे, माइनस के 1364.47, माइनस की वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना है भाई। इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एनजी कैलकुलेट करोगे, क्या होगा, ठीक है। फिर आप रिलेशन निकालोगे डेल्टा एच, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस के डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एनजी वहां से निकाल लोगे, डेल्टा यू दे रखी है, डेल्टा एच निकालनी है, आर की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको किसमें कन्वर्ट कर लोगे भाई, केल्विन में, 298 केल्विन। मुझे करेक्ट आंसर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में। IIT 2014 का था ये, होमवर्क रहेगा भाई ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके देखना भाई एक बार, और फिर मुझे बताना कि कौन से PYQ आपसे नहीं हो रहे हैं, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। आप क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एक तरीके से बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कई बार आपके मन में फेड अप कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाने के बाद जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने पेन से लगाकर देखो, और जब वो होने लगे, फीलिंग आने लगे थर्मोडायनेमिक्स की, तभी हम कहेंगे कि अब हमारा चैप्टर बहुत अच्छा है। तो बेटा जी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। बहुत बहुत प्रार्थना है मेरी भगवान से कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उसका डबल मिले। तो अपना ध्यान रखें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।